तो कंपटीशन में मुझे इस समय अगर मैं सोच रहा हूँ, मुझे 3 मेन गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, कर्व ईवी, क्रेटा इलेक्ट्रिक एंड देन जो महिंद्रा की BE6E। 3, 2 and 1। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में, जहाँ पे हम इस ZS EV को चला के देखने वाले हैं। इसका पिछला जो पार्ट था उसके अंदर हमने गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम गाड़ी को चला के देखेंगे एक्सटेंसिवली, क्या अच्छा है गाड़ी के बारे में, क्या बुरा है, कुछ फीचर्स को भी ट्राई करेंगे साथ के साथ, एंड बात करेंगे किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, किन लोगों को दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। तो हम हैं इस समय हाईवे के ऊपर एंड करते हैं गाड़ी को ड्राइव मोड में। एफर्टलेस, क्या मस्त चीज़ है ये। और अभी हम इको मोड के अंदर हैं। रेंज हमें दिखा रहा है 230 की वीडियो स्टार्ट करते समय, 65% बैटरी, 229 हो गया, लेकिन हम यहाँ पे रुके हुए थे थोड़ी ज़्यादा देर से। ईवी के अंदर पता क्या होता है, जितनी गाड़ी आगे निकल गई है ना, ऐसे पीछे हो जाती है ये, ऐसे। लुक इन द कैमरा। एंड ये हम पहुँच चुके हैं दोनों गाड़ियों की तरफ। ब्रेकिंग टेस्ट भी कर लिया हमने फटाफट। ईवी मेरे को लगता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबली चलाने वाली गाड़ी है। एनीवेज, अपने वीडियो के ऊपर आते हैं। तो जैसे अभी गाड़ी को लेकर निकलते हो ना, गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्टलेस तो लगेगी ही, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ शांति है इस गाड़ी के अंदर। जब आप पहली बार ईवी चलाते हो ना, आपको अजीब सा लगता है। जो लोग कॉन्शियस होते हैं ना, जो लोग ज़्यादा गाड़ियों को चलाते हैं और इंजन के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं, उनको ये गाड़ियाँ अजीब लगती हैं, क्योंकि आगे इंजन ही नहीं है। तो गाड़ी के अंदर एक अजीब तरह की शांति बनी रहती है। अब मैं गाड़ी को भगा भी रहा हूँ तो गाड़ी में सिर्फ एक वो हल्की सी विसल आती है, और वो विसल कौन सी, जैसे एयरलाइन के अंदर नहीं आती, फ्लाइट के अंदर जब आप बैठे होते हो, वैसी आवाज़, जो कि इस माइक के अंदर रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल है। बट इट इज़ लाइक दैट कि टेक ऑफ करती है ये गाड़ी। और मैंने इसका पिछला वीडियो जो फर्स्ट इंप्रेशन डाला था, वो मैंने MG एयरलाइंस लिख कर डाला था। ये गाड़ी लिटरली आपको एयरलाइन वाला फील देती है। हम बार बार भगा रहे हैं तो इसकी रेंज ज़्यादा जल्दी गिर रही है। अगर मैं इसको आराम से चलाऊंगा इसकी रेंज कम गिरेगी, ये भी होता है इसके अंदर। तो धीरे धीरे सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम व्यूइंग एंगल्स के बारे में। तो व्यूइंग एंगल्स गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इस शीशे के अंदर आपको सब कुछ सही से दिखाई देता है। जो साइड वाले दोनों शीशे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी मिल जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में ये रहता है कि कोई बंदा पीछे से आता है ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर मेरे साइड में कोई है। जैसे अगर मुझे लेन चेंज करना है, आइकन ग्लो करना है, तो मैं एकदम से नहीं करूँगा। अगर आइकन ग्लो नहीं कर रहा है यानी पीछे कुछ नहीं है, सेफ हूँ मैं। इस शीशे के अंदर ना आपको तीनों हेडरेस्ट दिखाई देते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, अगर आपने ऊपर कर रखे होंगे, जैसे मैंने अभी कर रखे हैं। तो ये थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जब भी आप तीनों हेडरेस्ट को यूज़ करो, उसको नीचे जरूर बिठा लो। इसके अलावा आपको इस गाड़ी के अंदर ना 360 का ऑप्शन भी मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ इन चीज़ों से आपको सीख लेना चाहिए। सीखना कैसे है, अगर आप किसी टाइट स्पेस के ऊपर हो, 360 ऑन करो, लेकिन अपने दिमाग को भी ऑन रखो, ओपन रखो। कौन सी चीज़ मुझसे कितनी दूर है और वो कैमरा में मुझे कितनी दूर दिखाई दे रही है, ठीक है। चाहो तो उतर के भी देख लो। ऐसे में ये होगा कि ओवर द टाइम आपकी जजमेंट अच्छी हो जाएगी और आपको 360 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ आप पास से निकल रहे हो तो 360 ऑन कर लो, क्या मेरी गाड़ी वहाँ टकरा तो नहीं रही। आपने रियलिस्टिकली देख लिया कि वो चीज़ मुझसे इतना दूर है जितना भी है, राइट। और 360 के अंदर दिखा रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा गैप है। तो अगली बारी जब आप ऐसी कोई चीज़ को रियल लाइफ में देखोगे ना, आपको 360 ऑन नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है इन चीज़ों से हमको सीखना चाहिए। और ये मैं MG की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब जितनी भी कंपनी के अंदर, जितनी भी गाड़ियों के अंदर आपको 360 वगैरह मिलता है ना, लर्न फ्रॉम इट, अपने स्किल्स इंप्रूव करो। कुछ लोग सीधे आँख बंद करके 360 पर डिपेंड हो जाते हैं, बैंक दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना होता। हमने इन चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना सीखना चाहिए। तो व्यूइंग एंगल्स गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इसके अलावा अगर मैं सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग की बात करूँ तो ये तीनों चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक बुनियादी तौर पे हम एस्टर को ले लेते हैं। हमने एस्टर की वीडियो के अंदर बात करी थी कि एस्टर का बैलेंस, हैंडलिंग का, स्टेबिलिटी का, राइड क्वालिटी का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ये एस्टर ZS EV, क्योंकि ये EV है, नीचे सारी बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, तो ये ना उसी एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और अच्छा कर देती है। वो देखो पोर्शे काइन, नाइस कार। पीछे करें इसको, सेल्टोस वाले भाई। फिर उसने ब्रेक मार दिए तो हम अब ऐसे लगेगा कि वो हम उसके बहुत पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो आराम से 100 के ऊपर जा रहा है। देखो ईवी का यही बेनिफिट है कि आप किसी को भी कैसे भी कैच कर सकते हो, लेकिन आगे जाके बात करेंगे कि ये गाड़ियाँ ना रिस्पॉन्सिबली चलाने वाली गाड़ियाँ हैं, ऐसे चलाने वाली गाड़ियाँ नहीं है। लेकिन ऐसा करने से ना गाड़ी की रेंज फटाफट खत्म हो जाती है यार। कमिंग बैक टू अवर कार, ये गाड़ी एस्टर के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। इंडिया के अंदर एस्टर बाद में आई थी, आई थिंक ZS EV पहले आई थी, लेकिन इंटरनेशनली एस्टर पहले आया था प्रोडक्ट, ZS EV बाद में आई थी। तो उसी के अंदर अब इन्होंने बैटरी लगा दी है नीचे हर तरफ,
ठीक है। तो बैटरी की वजह से क्या होता है कि गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है और जो हैंडलिंग है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो वो चीज़ इसके अंदर भी है। सस्पेंशन वाइज गाड़ी हाईवे के ऊपर जब जाती है ना, इट ग्लाइड्स ओवर एवरीथिंग। आपको किसी तरह की दिक्कत कभी लगेगी कि नहीं कि यार मैंने क्या ले लिया है हाईवे के ऊपर, मैं तो बहुत अनकंफर्टेबली जा रहा हूँ। अनकंफर्टेबल गाड़ियाँ कौन सी होती है? कुछ हल्की गाड़ियाँ हाईवे के ऊपर अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि वो बाउंसी बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे ग्रैंड विटारा, क्रेटा हल्की की वजह से बाउंसी नहीं है, वो काफ़ी ओवर सॉफ्ट है। ये अच्छा बैलेंस है गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा। ये गाड़ी भारी भी है, सस्पेंशन सॉफ्ट भी है, लेकिन ऐसा वाला सॉफ्ट नहीं लगता आपको कि ये बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल लग रहा है और आप ऐसे ऐसे जा रहे हो उड़ते हुए। बहुत ज़्यादा प्लान्ट है गाड़ी की राइड। एंड जब मैं इसको शहर में चलाता हूँ स्लो स्पीड्स के ऊपर, तो ये आराम से किसी भी चीज़ के ऊपर से निकलती है। हाई स्पीड के ऊपर हल्का सा डुबुक डुबुक आपको आवाज़ आएगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ईवी है, इंजन तो है नहीं, तो इंजन ना होने की वजह से बाहर की जितनी भी आवाज़ें होती हैं ना वो सारी की सारी आपको सुनाई देती है। एक रेगुलर गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल के अंदर ना हल्की सी इंजन की आवाज़ होती है जो बाहर की आवाज़ को सप्रेस कर देती है। इसमें वो चीज़ है ही नहीं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं ना वो आपको थोड़ा सा बाकी गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा पता लगती हैं, लेकिन अपने आप में जो इस गाड़ी का आइसोलेशन है इट इज़ वेरी गुड। वापस आते हैं इस बात के ऊपर ही, तो जो इस गाड़ी का सस्पेंशन है इट इज़ वेरी गुड। हैंडलिंग भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एस्टर के अंदर ना आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं, वो आई थिंक अर्बन स्पोर्ट डायनामिक या ऐसा कुछ है, वो सिटी स्पोर्ट डायनामिक ऐसा कुछ है। डायनामिक इज़ द सेंटर वन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टीयरिंग को हैवी कर सकते हो, लाइट कर सकते हो। इस गाड़ी को चला के मुझे पता क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि एस्टर के अंदर उस फीचर की ज़रूरत ही नहीं है। जो इस स्टीयरिंग की ट्यूनिंग है ना वो एज इट इज़ एस्टर को दे देनी चाहिए। ये हो सकता है कि इस गाड़ी की ट्यूनिंग बन रखी है इसके ईवी की बैटरीज़ का जो वेट है उस वजह से, तो डैट कुड बी अ थिंग। अदरवाइज इस गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस समय मैं 60 के ऊपर जा रहा हूँ। लेट्स डू अ क्विक लेन चेंज। अभी इनोवा को राइट साइड होने देते हैं। अब हम हो चुके हैं 70 के ऊपर। लेट्स डू अनदर क्विक लेन चेंज। तो ये एक बार खुद डराती ज़रूर है, लेकिन इस गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हाँ, एक चीज़ और है जो हमने इंटीरियर के टाइम पर देखा था कल वाले वीडियो में, यानी पिछले वीडियो में, कि इसका जो टायर प्रेशर है ना वो अभी आप देख सकते हो कि 40 अबव है। क्या इसका 40 बाकी गाड़ियों के 40 के जैसा चल रहा है? क्योंकि बाकी गाड़ियाँ 40 होने पर ना थोड़ी सी कम स्टेबल लगती हैं। तो यानी अगर मैं इसको 35 करूँगा तो शायद ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, लेकिन देन ये गाड़ी मुझे एरर देती रहेगी कि इसका टायर प्रेशर लो है। मेरे को लगता है ईवीज़ का जो टायर प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंपनियाँ रख रही हैं। उसके पीछे एग्जैक्ट कारण तो मेरे को लगता है बैटरी का ही होगा, लाइफ वाला। लेकिन क्या ये स्पेशल टायर्स है जो 40 के ऊपर भी सही चलेंगे? डैट इज़ समथिंग जिसके बारे में थोड़ी सी R&D आपको कर लेनी चाहिए। भगाते हैं इसको क्योंकि पीछे क्रेटा वाला आ रहा था। करेंगे बराबरी ईवी के क्रेटा वाले। हब आपको पता है मोस्ट क्रेटा और मोस्ट पोलो जिनकी हाई पे छपरियों वाली, ये MPI इंजन्स है जो कि नेचुरली एस्पायरेटेड सुपर स्लो इंजन्स, लेकिन इनकी हाई पे बस। कमिंग बैक टू ZS EV, तो गाड़ी की हैंडलिंग, सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, एवरीथिंग इट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। आपको ये गाड़ी ना मतलब कंफर्टेबल रखेगी। प्लस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो आपको मज़ा आने वाला है चलाने में। बात करते हैं गाड़ी के परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले करते हैं 0 to 100 स्पोर्ट्स मोड के ऊपर। अगर मैं ब्रेक दबा के रेस देता हूँ ना तो यहाँ पे यू कैन सी 52% पावर आ रही है। एंड इसको हम छोड़ते हैं इन 3, 2 and 1। एंड नाउ भाई मस्त है ये। 2 चीज़ें हैं इसमें सोचने वाली ना इसकी परफॉर्मेंस में जो आपको मज़ा आएगा। जैसे मैं रिव्यू करता हूँ ना बहुत सारी गाड़ियों का, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कई बार ना जब मुझे 0 to 100 करना होता है तो मुझे डिस्टेंस देखना पड़ता है, आगे इतना डिस्टेंस भी है कि ये गाड़ी 100 पे पहुँचे। इस गाड़ी का 0 to 100 का डिस्टेंस बहुत कम है, ये फटाफट 100 पकड़ लेती है। और उसके बाद इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा क्विक है। जैसे अभी मैं रेगुलर जा रहा हूँ, हम 60 के ऊपर जा रहे हैं, ये दिया पैडल और भाई 70, 80, 85, 90, 100। दिस इज़ अनलाइक एनी अदर कार आई हैव ड्रिवन। मेरे ख्याल से अब तक की सबसे फास्ट गाड़ी मेरी ये है, अगर मैं ऑडी A4 मस्टैंग को काउंट ना करूँ तो। भाई ये बहुत फास्ट है, लेकिन उस वजह से रेंज भी धीरे धीरे कम होती है ना। तो सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी को मिलता है 50 kWh का बैटरी पैक। गाड़ी बनाती है तकरीबन 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ऑनेस्टली मुझे BHP का नंबर याद नहीं है यार, ठीक है, तो स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको। तो ओवरऑल जो गाड़ी की परफॉर्मेंस या पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड छोटे लेवल पे अगर बात करूँ तो भाई ये गाड़ी लिटरली एयरलाइन लगती है। अभी हम नीचे जा रहे हैं
तो हमारे पास स्लोप भी है, मस्त है यार ये गाड़ी उड़ जाती है एकदम। ये कैमरा शायद थोड़ा सा हिलता जा रहा है बार बार जैसे ही मैं स्पीड देता हूँ या कम करता हूँ। तो 50 किलोवाट आवर की बैटरी 280 न्यूटन मीटर का गाड़ी टॉर्क बनाती है एंड परफॉर्मेंस आपको इंस्टेंटली मिलती है। इंस्टेंटली क्यों मिलती है? क्योंकि ये ईवी है, अंदर मोटर्स लगी हैं और मोटर्स इंस्टेंटली पावर बना देती हैं। जैसे गियर वाली गाड़ी के अंदर आपको एक एक गियर करके आप पावर उठाते हो ना, इसमें वो कंसेप्ट नहीं होता। तो आपको इंस्टेंटली पावर मिलती है और ये पावर आपको किसी भी मोड में मिलती है। अभी हम स्पोर्ट्स मोड के ऊपर भगा रहे थे, अब मैं इको मोड के ऊपर हूँ एंड जैसे ही मैं इको में देता हूँ ना भाई, आप सीट के अंदर घुस जाते हो। एक बार के लिए बंदा सीट में अंदर धंस जाता है। इट इज़ डैट फास्ट, इट इज़ डैट गुड एक्चुअली। रेगुलर जो आईसी गाड़ी है ना, वो कंपेयर नहीं कर सकती इनके साथ इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी। उनका अपना प्लस पॉइंट होगा है, मतलब ठीक है, वो चलाने में ज़्यादा मज़ेदार लगती है हमें हमेशा से। हम गियर डालते हैं, इंजन की आवाज़ सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट लग गया, वो सब हो गया। लेकिन इसका जो रॉकेट वाला फील है ना, जो एक फ्लाइट वाला फील है, दैट इज़ ज़बरदस्त, सुपर एक्साइटिंग। इतनी जो अच्छी परफॉर्मेंस है ना गाड़ी की, उसका एक कॉस्ट भी रहता है। वो कॉस्ट क्या होता है? गाड़ी की रेंज। अभी देखो हमें दिखा रहा है 59% के ऊपर 209 किलोमीटर। अगर मैं इसको स्पोर्ट्स पे कर दूं तो ये हो जाता है 59 के ऊपर 179 किलोमीटर्स, राइट। तो अगर मैं इसको सीधा 59 से 100 पे ले जाऊं ऐसे, तो अराउंड 350 के आसपास रेंज बन जाती है गाड़ी की, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप ईवीज़ को भगाओगे तो गाड़ी की रेंज कम हो जाएगी। पॉइंट इज़ कि ईवीज़ की जो रेंज है ना, वो उसके यूसेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बाकी गाड़ियों में भी ऐसा होता है, लेकिन ईवीज़ के अंदर थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर। मैंने सोचा था इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको भी इस वीडियो के अंदर क्योंकि टॉपिक शुरू किया है तो बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। देखो, इस गाड़ी की रेंज है 461 की। कंपनी कहती है 461 किलोमीटर आप इस गाड़ी को चला सकते हो अगर आप इसको बहुत आराम से इको मोड के अंदर चलाओ। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का असर पड़ता है, जैसे एसी का या बंदे एक्स्ट्रा बिठाने का या गाड़ी को खींचने का, राइट। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो कोई भी आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो आपको पता ही होगा, एसी आप चलाते हो उसके अंदर भी, तो उस गाड़ी की भी माइलेज कम हो जाती है ना। डीजल गाड़ियों को माइलेज का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में पड़ता है, बट डीजल इंजन बड़े होते हैं तो फ़र्क कम पड़ता है, बट होता उनके अंदर भी है। तो पॉइंट इज, जैसे बाकी गाड़ियों के अंदर एसी का फ़र्क पड़ रहा है, इसके अंदर भी पड़ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा महसूस होने लगता है क्योंकि इसके अंदर बाकी जो रेंज है ना, जो एक वैसे रेंज एंग्जाइटी है हमको, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है उन गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा। होता क्या है, जब आप एक रेगुलर पेट्रोल गाड़ी को किसी को भगाते हो तो उसके अंदर पावर धीरे धीरे बिल्डअप होती है, तो रेंज एकदम से नहीं टूटती, माइलेज कम हो जाती है। अगर आप किसी होंडा सिटी को पेट्रोल को भगाते रहो, आपको भी पता है शहर के अंदर वो सिंगल डिजिट में आ जाता है नंबर। अगर प्यार से चलाओ तो वो चली जाती है एवरेज उसकी 14-15 के ऊपर भी, ठीक है ना। होंडा सिटी के अंदर मैंने रिसेंटली एक स्क्रीनशॉट डाला था जहाँ पर मैंने 22 की एवरेज निकाली थी एक लंबे डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर पेट्रोल के अंदर इतना वेरिएशन है, वैसा ही वेरिएशन आपको ईवी के अंदर भी मिलता है। प्यार से चलाऊंगा, अभी ये 59 के ऊपर 207 दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये अगर मैं इसको आराम से चलाऊँ ना, थोड़े टाइम अगर मैं यहीं पर रोक लूँ, ये 250 का नंबर आ जाएगा। अभी आ जाएगा 250 का नंबर, अगर मैं प्यार से चलाऊँगा ना इस गाड़ी को थोड़ा सा। ईवीज़ के अंदर ये चीज़ बस हाईलाइट इसलिए हो रखी है क्योंकि लोगों के पास चार्जिंग करने की ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इस समय। लोगों के घर में चार्जर नहीं लगे हुए, इसके लिए कनेक्शन आपको अगर फास्ट चार्ज लगाना तो कनेक्शन अलग से लेना पड़ता है, राइट। रेगुलर चार्जर से लोग इसको चार्ज नहीं करते, उससे बड़े धीरे धीरे चार्ज होती है। तो क्योंकि चार्ज करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए लोगों की रेंज एंग्जाइटी इसकी ना ज़्यादा दिखाई देती है। अदरवाइज़ वही बात है, आप एक पेट्रोल गाड़ी को पेल के चलाओ तो एवरेज वो भी नहीं देगी, और पेल के इसको चलाओ तो ये भी एवरेज नहीं देगी। तो एंग्जाइटी सिर्फ आपके माइंड में है। अगर आप इसको इंसानों की तरह चलाओ, जैसे इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, ठीक है, क्रूज़ कंट्रोल अगर मैं यहाँ लगा के छोड़ दूँ, अभी 46 पे जा रही है, सच में आपको लग रहा है अब इस गाड़ी की रेंज कम होगी? नहीं होगी अब रेंज कम, क्योंकि मतलब ऐसे तो कम होगी, लेकिन अब इस गाड़ी की अच्छी खासी रेंज निकलेगी। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि अभी आराम से चल रही है। लेकिन ऐसे अगर मैं इसको एकदम से पेलना शुरू कर दूंगा ना, लाइक दिस, एक तो इस गाड़ी का इको मोड भी स्पोर्ट्स मोड लगता है यार। दिया क्यों है इको मोड? इसका इको मोड और स्लो होना चाहिए। MG वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इस गाड़ी का इको मोड भाई स्लो करो ताकि इको मोड की रेंज और ज़्यादा निकले। तो ये इतनी फास्ट है गाड़ी, उस वजह से क्या होता है कि आपको ना मतलब मज़ा आता रहता है इसको चलाने का। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि तो ये एक चीज़ है जो बार बार इस गाड़ी की रेंज को ख़त्म करती है। दूसरी चीज़ है यार, बार बार भगाने से ऑफ कोर्स कंट्रोल भी गाड़ी को उतना चाहिए। तो कंट्रोल वाली बात पे आ जाते हैं। मेरे को लगता है जो ईवीज़ है ना, ये वाली, ये ऐसे लोगों को नहीं लेनी चाहिए जो अभी चाइल्डिश ज़िंदगी में जी रहे हैं, क्योंकि आई फील लाइक ईवीज़ को रिस्पॉन्सिबली चलाने की ज़रूरत है। अब देखो ना, ये पावर एकदम से दे देती है मुझे। 30 लाख की गाड़ी है ये, 30 लाख के अंदर ऐसी कोई भी और गाड़ी नहीं है ईवीज़ को छोड़ के। कुछ लोग GT का वर्टस GT की बात करते हैं, वो ठीक है, वरना है वर्टस GT, मतलब वो भी इतनी ही फास्ट है। तो एक दो गाड़ियाँ बचती है, सेडान ही है हमारे पास, है ना। लेकिन इसकी देखो ना, सेडान वाली शेप है, ऊपर से एरोडायनामिक इसका सेडान के आसपास भी नहीं है, लेकिन ये उड़ जाती है गाड़ी एकदम से।
राइट। तो मेरे को लगता है कि ये गाड़ियाँ जितनी फास्ट है ना, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जो लोग इसको बार बार भगा रहे हैं, भाई एक होता है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट ब्रेकिंग एबिलिटी। एंड मैं ब्रेकिंग एबिलिटी गाड़ी की नहीं बता रहा हूँ, आपको अपनी बता रहा हूँ कि आपको भाई इतनी जल्दी भगा रहे हो ना, इतनी जल्दी बंदा ब्रेक नहीं मार पाता है, क्योंकि ये एकदम से उड़ जाती है गाड़ियाँ। आई थिंक हम टॉपिक से काफ़ी भयंकर वाला डेविएट हो चुके हैं। जो मैं रेंज की बात कर रहा था, 461 की कंपनी की बताई हुई रेंज है। एंड अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाओ तो ये अराउंड 400 की रेंज को टच कर जाती है। अगर आप इसको पेलते रहो तो भी आपको रोड हो के 250 अबव रेंज मिल जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड के अंदर आप इसको धक्के से पेल ही जा रहे हो। तब अगर इसको आराम से चलाओ इको मोड पे फैमिली कार की तरह, इसकी आपको अराउंड 400 की रेंज मिल जाएगी। दैट्स आई थिंक अ डिसेंट नंबर फॉर दिस कार। बात करते हैं कंपटीशन की, कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है, किसको क्या पिक कर लेना चाहिए। तो कंपटीशन में मुझे इस समय, अगर मैं सोच रहा हूँ, मुझे 3 मेन गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कर्व ईवी, क्रेटा इलेक्ट्रिक, एंड देन जो महिंद्रा की BE6E, बी सेक्सी महिंद्रा बोलना चाह रहा है उसको, लेकिन हम लोग उसको BE6E बोलते जा रहे हैं तब से, ठीक है। तो वो है महिंद्रा की बी सेक्सी। तो ये 3 गाड़ियाँ आपके पास। मेरे को लगता है पहले तो चलो हम देसी भाषा के अंदर बात कर लेते हैं। देखो, जिसको बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टाइलिंग चाहिए, एकदम लेटेस्ट गिज़्मो चाहिए भाई, ज़बरदस्त फीचर वगैरह एवरीथिंग, वो चुपचाप जाके महिंद्रा ले लो। जिसको क्रेटा वाली वैल्यू चाहिए, ब्रांड वैल्यू hyundai की, वो जाके मतलब है ना, क्रेटा की सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू इस टाइम है इन चारों प्रोडक्ट के अंदर, हमको पता है। तो वो जाके क्रेटा की इलेक्ट्रिक ले लो। जिसको देश के लोहे से प्यार है, प्लस डिज़ाइन कर्व ईवी का भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो तब आप कर्व ईवी के ऊपर जा सकते हो। ये मैंने आपको उन तीनों के प्लस पॉइंट बता दिया। मैं ZS का प्लस पॉइंट बताता हूँ। देखो, ईवी हमको ये तो पता है कि IC के मुकाबले ईवी थोड़ा सा न्यू है। एंड यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, गाड़ी का कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर। पुराना कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, पुरानी कंपनी की एक्सपर्टीज़ कितनी है। अब देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, टाटा कर्व वर्सेस महिंद्रा BE6 का। कर्व के अंदर इश्यूज महिंद्रा BE6 के मुकाबले, B60 के मुकाबले कम आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि टाटा ने नेक्सॉन EV, पंच EV, सबसे स्टार्टिंग के अंदर टिगोर EV जो कैब में आई थी, ये गाड़ियाँ बेच के ना अपना EV प्लेटफॉर्म काफ़ी सुधार लिया है। आज की डेट में मेरे को लगता है, अगर मैं ये कहूँ कि टाटा की EV गाड़ियाँ उनकी ICE गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सा बेटर रिलायबल महसूस होती हैं, तो वो होती हैं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता मैं यहाँ पे गलत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटर महसूस होंगी। ये भी नहीं है कि उनकी बाकी गाड़ियाँ बेकार हैं, मेरी हैरियर सही चलती है, ठीक है। पॉइंट इसकी टाटा की जो EV गाड़ियाँ हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हो चुकी हैं। महिंद्रा की अगर आप रिसेंट गाड़ियाँ देखोगे, जो B60 है और XEV9 है, इनमें अगर आप थोड़ा सा देखोगे, ऑनलाइन रिसर्च करोगे, तो थोड़े वो लोगों को निगल्स आ रहे हैं। जबकि लोग कहते हैं कि टाटा की गाड़ियाँ सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है और महिंद्रा तो बहुत इंप्रूव कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली EV के केस में ऐसा नहीं है, राइट। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा टाटा अच्छा है या महिंद्रा अच्छा है, अलग अलग बायर है दोनों का। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि EV के अंदर ना पिछला जो एक्सपीरियंस काउंट करता है कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पुराना है। इन्होंने पहले ZS EV निकाली, फिर उन्होंने कॉमेट EV निकाली, अब इनकी विंडसर आ रखी है। विंडसर को रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। विंडसर के अच्छे रिस्पांस से एक चीज़ क्या हो जाएगी कि MG का जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है EV के ऊपर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं कह रहा हूँ, मीन्स कि चाइना की कंपनी है और चाइना के अंदर इनके पास गाड़ियाँ भी हैं, तो जो उनकी जो EV एक्सपर्टीज़ है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर और ज़्यादा आती जाएगी, राइट। कंपनी की मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्ट से बात बता रहा हूँ कि ZS EV, जो मैं कहना चाह रहा हूँ देसी भाषा में, वो ये है कि ZS EV को ऊपर मैं ट्रस्ट करूँगा कंपेयर टू महिंद्रा की B60। पहली चीज़, क्रेटा इलेक्ट्रिक से मैं इसको अगर कंपेयर करूँ तो क्रेटा इलेक्ट्रिक अब hyundai का प्रोडक्ट है। hyundai वैसे तो नाम जाना हुआ है, लेकिन इनकी पहले कोना भी नहीं चली। क्रेटा इलेक्ट्रिक मैं ये नहीं कह रहा नहीं चलेगी, लेकिन वो क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी एक बार अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसकी सेल्स भी कर्व के जैसी नहीं है। कर्व और इवन महिंद्रा की जो B60 है, इनकी भी सेल्स अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। क्रेटा इलेक्ट्रिक समहाउ दिखती नहीं है मार्केट में, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं दिखती मतलब। तो इसलिए मैं क्रेटा इलेक्ट्रिक से इनिशियली थोड़ा सा दूर रहूँगा। अगर आपको आगे जाकर रुक के लेनी है, जैसे आप 1 साल के बाद प्लान कर रहे हो, तब आप डेफिनेटली उन गाड़ियों की चेक करते रहो। हो सकता है तब तक ZS EV में भी कोई अपडेट आ जाए। अगर मुझे आज लेनी है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो मेरी 2 ही मेन कॉम्पिटिशन होंगे, कर्व और ZS EV। कर्व के अंदर मुझे रेंज ज़्यादा मिल जाती है और स्टाइलिंग थोड़ी सी न्यू मिल जाती है। ZS EV के अंदर मुझे ट्रेडिशनल स्टाइलिंग मिलती है, यानी गाड़ी देखने में जैसी बाकी गाड़ियाँ वैसे लगती है। किसी को ना नई स्टाइलिंग मतलब पसंद नहीं आता कि क्या बना दिया अजीब सा कूपे वाला जो है। और दूसरी चीज़ है कि कर्व के अंदर जो मैंने आपको रेंज का बताया, तो ZS EV के अंदर आपको पावर ज़्यादा मिलती है, तो इसको भगाने का जो मज़ा है ना, वो कर्व के अंदर नहीं है। कर्व इज़ गुड, दिस इज़ फास्ट। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हो। बाकी यस, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव करके देखो, चला के देखो,
लेकिन अगेन जो महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उनको टाइम दो। अगर आप अभी नहीं ले रहे हो, थोड़ा रुक के ले रहे हो, वेट फॉर इट। ये चीज़ें सुधरेंगी, इंडियन ब्रांड्स का होल्ड धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। हाँ, जो चाइनीज़ ब्रांड्स है ये भी सुधरेंगे। मैं बहुत अंदर से विंडसर चला के देखना चाहता हूँ, क्योंकि विंडसर के रिस्पांस मैंने जो सुना है ना, इट इज़ वेरी गुड। क्वालिटी वाइज तो यार इस गाड़ी को बीट नहीं कर सकते ना तुम लोग। पहले क्रेटा की क्वालिटी इससे पीछे महसूस होती है। जो BX है, अभी तक मैं रियल लाइफ के अंदर उस गाड़ी के अंदर बैठा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ सुना है कि उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट जिन गाड़ियों में मैंने अब तक देखा है, मैं अगर इसको कर्व से कंपेयर करूँ, अगर कर्व मतलब 90 है तो ये 92 है, 93 है, ठीक है। और कर्व को भी मैं 90 इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कर्व का भी इंटीरियर क्वालिटी, जो टाटा जो मटेरियल यूज़ कर रहा है आज की डेट में, बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा सा डेफिनेटली कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा, बट मैं दोबारा से एक बार रिमाइंड करा दूं, क्वालिटी वाइज ये सभी गाड़ी एक जैसी होंगी, चारों की चारों। क्रेटा थोड़ा सा पीछे रहेगी बिकॉज क्रेटा के पास ब्रांड वैल्यू है, तो कंपनी ना कॉस्ट कटिंग कर लेती है अच्छी खासी। रेंज वाइज कर्व की रेंज ज़्यादा है, ZS EV की रेंज कम है। ZS EV की पावर ज़्यादा है, कर्व की पावर कम है। इन दो को हटा दो। क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा BX XE, ये दो न्यू प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं न्यू प्रोडक्ट के अंदर भी पैसा लगाना चाहूँ तो मेरे को लगता है क्रेटा इलेक्ट्रिक पे लगाऊंगा यार मैं। महिंद्रा की गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें सब कुछ अच्छा है, उसकी रेंज भी सुनने में काफ़ी अच्छी है, वो गाड़ी चलने में भी मे भी अच्छी होगी, उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। बट समहाउ महिंद्रा के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली मुझे इस समय इतना भरोसा नहीं है जितना मुझे टाटा और MG के ऊपर है। दिस इज़ अबाउट 2025 अप्रैल के अंदर। हो सकता है आने वाले 6 महीनों के अंदर महिंद्रा की गाड़ियाँ बहुत तगड़ा शाइन करने लगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जब XUV 400 निकाली थी, उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, एंड महिंद्रा का जो EV वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ जितना टाटा ने कर लिया है। तो यहीं पर इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप हमने सारे पैरामीटर्स गाड़ी के कवर कर लिए हैं। ओवरऑल ये गाड़ी चलाने में, या यूँ कहो भगाने में, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है यार। ये मस्त है गाड़ी, ये डेंजरस गाड़ी भी है यार, इसको ना रिस्पॉन्सिबली चलाने की ज़रूरत है। आप इसको सारा दिन बैठ के ऐसे पैडलबाजी नहीं कर सकते। तो आई होप आपकी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, और मेरे को लगता है ZS EV के ऊपर ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव वीडियो रहा होगा। दिस इज़ द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी। इसके अलावा जो लोग छोटे रिव्यूज़ पसंद करते हैं, मैंने ZS EV का एक छोटा रिव्यू भी डाला हुआ है। बट ऑफ कोर्स जो लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं ना, वो छोटे रिव्यू के अंदर उनको मज़ा भी नहीं आएगा। तभी आप स्पेयर व्हील के ऊपर आए हो ना, फुल डिटेल्ड बातचीत के लिए। तो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। लेकिन एक चीज़ अचानक से मुझे याद आ गई कि हमने दो चीज़ें मिस कर दी। अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है इस गाड़ी के अंदर, और इसका क्रूज़ कंट्रोल ना 10 की स्पीड पे एक्टिवेट हो जाता है। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि अगर रात को सिर्फ गेड़ी मारनी है तो 10 पे लगा के छोड़ दो, कोई रेंज की टेंशन नहीं, आप एकदम से पैडल वैडल दोगे, कोई चक्कर ही नहीं है, आराम से गाड़ी चलती रहेगी। तो करना मुझे कुछ नहीं है, सिर्फ स्टॉक को आगे खींचना है, और एक बार मुझे ये बटन दबाना सेट वाला, तो 55 पे मेरा क्रूज़ कंट्रोल लग गया है। एंड अब ये आराम से गाड़ी मेरी चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको स्टॉक को और ऊपर खींचूँ और फिर एक बार सेट का बटन दबाऊँ, ऐसे ही कहीं से होता है, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है। तो अब मेरा ADAS भी एक्टिव हो गया, तो ये लेन चेंज करने के लिए थोड़ा सा मुझे मना करता है, बट उसके बाद ये सही चलता रहता है। तो एक बार ना स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा एम्प्टी लेन में आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं इंडिकेटर देके लेन चेंज करता हूँ ना, ये चीज़ का ध्यान रखना है, तब ये चीज़ मुझे तंग नहीं करती। लेकिन अगर मैं बिना इंडिकेटर के लेन चेंज करता हूँ तो ये हल्का सा रोकने की कोशिश करता है। राइट नाउ हम ADAS को चला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। ये चीज़ आपने पब्लिक रोड्स के ऊपर नहीं करनी है। देखो इसने बोलना शुरू कर दिया, हाथ रख लो। अब ये बोलता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब इसने बोलना शुरू कर दिया। अभी भी ये ADAS चला रहा है, लेकिन बीप अभी और बढ़ जाएगी। यार आगे से देखो कहाँ से लोग आ रहे हैं अमृतसर के अंदर यार। ऐसे देश में नहीं चलाना आपने ADAS, ठीक है, यहाँ पे नहीं कामयाब। चलो यहाँ आके हम दोबारा से इसको ADAS को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। इस गाड़ी में ना मुझे एक चीज़ समझ नहीं है, इसका ADAS ना एक्टिवेट होता कैसे है। जैसे अब ये हो गया, तो ये लेन के पास जा रहा है, लेकिन देखो लेन के पास जाके इसने अपने ब्रेक मार ली बहुत ज़्यादा ही बाइक की वजह से। बिल्कुल रुक गई थी गाड़ी। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मेरे को लग रहा था साइड से निकल जाएगी ये, और अब आगे एक घोड़ा आ गया तो ये और ज़्यादा स्लो होएगी। भाई तू इधर चल। तो यार जहाँ हाईवे के ऊपर घोड़ा चल रहा है, लोग उल्टे आ रहे हैं, ऐसे देश में क्या ADAS दिखाऊं यार मैं तुम्हें। ठीक है, अब देखो हम नॉर्मल चल पड़े हैं, और यार उसी लेन में चलते हैं। मेरे को लगता है हाई स्पीड लेन ज़्यादा सेफ़ है हमारे शहर में। आराम से हम लोग जा रहे हैं, और ये अपने आप लेन को मैनेज करता रहेगा। अब इसने एरर देना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये एरर बीप फास्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये बीप कंटिन्यूस हो जाती है टी करके। एक इससे फास्ट वाला भी आता है, मेरे को लगता है आ नहीं पाएगा अभी, क्योंकि ना ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। वहाँ पर ये बिल्कुल ही ADAS बंद कर देता है, और आपको पकड़ना ही पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंड पूरा नहीं हो सकते, सो हम एक आए चौक के ऊपर, ठीक है, और मेरा लग रखा था अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। मेरे आगे से स्विफ्ट हट गई तो मेरी स्पीड बढ़नी शुरू हो गई। तो चौक पे जहाँ पर गाड़ी को स्लो होना चाहिए वहाँ पे इस गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। ये MG का फॉल्ट नहीं है, ये टेक्नोलॉजीज़ ना अभी जो इन लेवल की गाड़ियों में ना 30-40 लाख वाली गाड़ियों में इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है। आप अगर बिल्कुल ही ऑटोनोमस गाड़ी खरीद रहे हो तो अलग बात है। प्लस हमारे देश के अंदर आपको पता ना कोई भी कहीं से भी आ रहा है। अब देखते हैं एक बार ये कहाँ जाकर क्रूज़ कंट्रोल ADAS को बिल्कुल छोड़ता है। इस समय तक ADAS चल रहा है मेरी गाड़ी के अंदर। अब देखो इन्होंने TTT कंटिन्यूस शुरू कर दिया ना, अब ADAS बिल्कुल बंद हो चुका है। एक बार मुझे हाथ लगाया, दोबारा से मेरी लाइन्स ग्रीन हो गई, अब ADAS चल पड़ा। सो राइट नाउ इसका ADAS चल रहा है और ये चल रहा है 63 के क्रूज़ कंट्रोल है, लेकिन हम 42 पे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पर्सन नेक्स्ट टू अस। फिर से ये कह रहा है पकड़ लो इसको और थोड़ी देर के अंदर ही कंप्लीटली बंद कर देगा, मतलब छोड़ देगा, भगवान भरोसे हो जाएगा। दिस वॉज अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ADAS। सो ये चीज़ें सही हैं, लेकिन हमारे देश के लिए यार जैसे अभी आपको दिखाया मैंने, ये ना कामयाब नहीं है हमारे देश में। कोई भी कहीं से भी आ जाता है जहाँ पे, राइट। इसको मैं कर देता हूँ बंद, क्योंकि बंद करने के बाद जो मुझे कंट्रोल मिलता है ना, कॉन्फिडेंस, वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि देन गाड़ी मेरे हाथ में और मुझे पता है कि मुझे अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में गाड़ी कैसे चलानी है। वही भाई बहन जिनके लिए मैंने स्कूल में कस्में खाई थी। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो एनलाइटनिंग लगा। अगर आप ZS EV प्लान कर रहे हैं तो आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए हों। रेंज वाला डाउट लास्ट टाइम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। 461 की रेंज है, प्यार से चलाओगे तो 400 के आसपास आ जाएगी, थोड़ा धक्के से चलाओगे तो ये 250 तक गिर सकती है, लेकिन 250 से 400 के बीच में आपको हमेशा ही मिल जाएगी, ये आप मान के चलो। और 250 से 400 के बीच आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है, ऊपर का नंबर सोच के चलो, 300 से 400 मिल जाएगी आराम से हमेशा। तो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके इसको लेके कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन है कमेंट में दे सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं अतरंगी सी रील्स डालता रहता हूँ। प्लस अगर आपके किसी तरह का सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं लोगों को अक्सर जवाब दे ही देता हूँ। जब तक फेमस नहीं हुआ तब तक तो जवाब दे ही रहा हूँ ना भाई। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मुलाकात करेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।